तेलंगाना राज्य सरकार का टीसेट चैनल के हिंदी अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु मार्गदर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रस्तुत कार्यक्रम के द्वारा हम चर्चा करेंगे वाक्य संरचना और भेद के अंतर्गत भाग 2 के संदर्भ में। तो भाग ये में हम लोग वाक्य से संबंधित वाक्य का अर्थ, वाक्य के गुण, वाक्य के भेद के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो मित्रों, तो वाक्य के कई गुण होते हैं, उसके साथ साथ वाक्य के घटक भी होते हैं। तो वाक्य के भेद, तो मुख्य रूप से वाक्य के भेद को अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर या रचना की दृष्टि से दो रूपों में विभाजित कर सकते हैं। तो प्रस्तुत कार्यक्रम के द्वारा हम जानकारी प्राप्त करेंगे अर्थ के आधार पर चौथा बिंदु, चौथा प्रकार विस्मयादिवाचक का उदाहरण प्रश्न के रूप में, आप हैदराबाद जाएंगे तो मैं भी साथ चलूँगा, वाक्य पहचानिए। इस संदर्भ में विस्मयादिबोधक चयन करना होगा विकल्प। उसके बाद मित्रों, आज्ञावाचक वाक्य, सेंटेंस डिनोटिंग ऑर्डर, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाक्य कहते हैं। जैसे आज्ञा या अनुमति दो होनी चाहिए आज्ञावाचक वाक्यों में। जैसे आप चुप रहिए, मतलब आज्ञा कर रहे हैं, यहाँ से चले जाइए, अपना अपना काम करो, आप जा सकते हैं। यह चार वाक्य जो हैं आज्ञावाचक वाक्य या अंग्रेजी में सेंटेंस डिनोटिंग ऑर्डर के चार उदाहरण हैं। इसके साथ साथ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ मित्रों, आज्ञावाचक वाक्य पहचानिए, इस प्रकार का आ सकता है यहाँ। तो वहाँ आपको चार विकल्प होते हैं, उसमें इसी रूप में, मतलब यहाँ जो पर्दे पर आप लोग देख रहे हैं, इस प्रकार वाक्य बनाकर प्रश्न पत्र बनाने वाले विकल्प कोई ना कोई एक देते हैं, तो आप सही विकल्प का चयन करना होगा। जैसे उसमें आज्ञा या अनुमति, यहाँ देखिए पर्दे पर आज्ञा या अनुमति जैसे अर्थ देने वाले शब्दों से युक्त जो वाक्य है, तो उस विकल्प का चयन करना होगा। उसके बाद यहाँ इससे संबंधित एक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है कि बाज़ार से ताज़ी सब्ज़ी लाओ। तो आज्ञा देने के शब्द पद इस वाक्य में प्रयुक्त हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो सही विकल्प देखिएगा, दूसरा आज्ञावाचक वाक्य। तो इस प्रकार प्रश्न पूछने का संदर्भ रहता है परीक्षाओं में। तो कभी कभी कठिनाई बनाने के लिए तो प्रश्न बना सकता है कि आज्ञावाचक वाक्य चांटिए। तो यहाँ तो वाक्य दिया गया है प्रश्न के रूप में, लेकिन कभी कभी आज्ञावाचक वाक्य पहचानिए प्रश्न बनाता है, फिर नीचे चार वाक्य विकल्प के रूप में रहते हैं। तो मित्रों, तो इस प्रकार जैसे आज्ञावाचक को लेकर या उदाहरण को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है व्याकरण में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। छठवां प्रकार अर्थ के आधार पर इच्छावाचक वाक्य या अंग्रेजी में सेंटेंस डिनोटिंग डिज़ायर कहते हैं। तो वक्ता की इच्छा, आशय या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, छठवां इच्छावाचक वाक्य जो है, तो इसमें इच्छा हो सकता है, कभी कभी आशय हो सकता है, कभी कभी आशीर्वाद हो सकता है। जैसे हम बोलचाल की भाषा में हो या लेखन में व्यक्त करते हैं, इस प्रकार हम आशा करते हैं, इस प्रकार दूसरों को हम आशीर्वाद देते हैं या इच्छा प्रकट करते हैं, मैं ये बनूं, मैं इस तरह बनना चाहता हूं, मैं ये काम नहीं कर सका, तो अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो ये काम कर सकता, अगर मैं मेहनत करूँगा तो सफल हो सकता। तो परिश्रम के संदर्भ में या कोई दूसरों को इच्छा प्रकट करते हैं या दूसरों को आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह जब संदर्भ मिलता है उस समय जो वाक्य प्रयोग करते हैं, तो उस तरह के वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य या सेंटेंस डिनोटिंग ऑर्डर के रूप में लेते हैं। तो यह परिभाषा है इसका।
तो कभी कभी प्रश्न परिभाषा को लेकर भी बनाया जा सकता है। जैसे जिन वाक्यों में नहीं तो इसमें इच्छा, आशय, आशीर्वाद के शब्द या पद होते हैं, तो नीचे 4 विकल्प होते हैं, इच्छावाचक या विस्मयादिबोधक, दूसरे जितने भी प्रकार बताया था आपको अर्थ के आधार पर, प्रश्नवाचक, इस प्रकार विकल्प होते हैं। लेकिन अब सही विकल्प का चयन करना होगा कि इच्छावाचक वाक्य। तो मित्रों ध्यान देने की बात है, परिभाषा पकड़िए, परिभाषा में उसको पुष्टि करने के लिए जितने भी शब्द होते हैं उनको पकड़ना है। इच्छा प्रकट करने के यहाँ 3 शब्द आपके सामने प्रस्तुत हैं, तो इच्छा, आशय, आशीर्वाद। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 6वां इच्छावाचक, इसमें उदाहरण, ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, तो यह क्या है, आशीर्वाद के रूप में प्रयोग किया गया है। तो उसके बाद और एक वाक्य है, नववर्ष मंगलमय हो, तो यह भी हम लोग इच्छा प्रकट करते हैं दूसरों के लिए, या कोई किसी को शुभकामनाएं देते हैं, तो इस संदर्भ में नववर्ष मंगलमय हो, इस प्रकार का वाक्य हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद तीसरा वाक्य देखिए, भगवान करें सब कुशल लौटें, तो यहाँ भी हम आशय या इच्छा प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार जितने भी वाक्य आपके सामने प्रस्तुत किया मैं, तो इन वाक्यों में इच्छा है, कभी कभी आशा है, कभी कभी आशीर्वाद होता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम लोग इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और एक प्रकार के अंतर्गत, जैसे 7वां है संदेहवाचक वाक्य, डाउटफुल सेंटेंस। इसकी परिभाषा देखिए, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जी यहाँ बिल्कुल वही शब्द ध्यान देने की बात है। जैसे संदेह अथवा संभावना, मतलब संदेह होता है कोई कार्य होने में, मतलब संपूर्ण रूप से 100% पूर्ण हो गया ना कहते हुए, मतलब संदेह प्रकट करते हैं या संभावना प्रकट करते हैं, तो उन वाक्यों को हम लोग संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कई संदर्भों में हम प्रयोग करते हैं, संदेह या संभावना, अगर ये होता है तो ये होगा, इस प्रकार इस अर्थ में संदेहवाचक वाक्य, डाउटफुल सेंटेंसेस हम प्रयोग करते हैं। इसके उदाहरण देखिए संदेहवाचक वाक्यों के। जैसे पहला वाक्य है, शायद मैं बाहर चला जाऊं। उसके बाद दूसरा वाक्य है, संभवतः वह सुधर जाए। उसके बाद शायद वह आए। तो इस प्रकार 3 वाक्य इधर हैं, शायद, संभवतः। इस प्रकार के शब्द जब हम पढ़ते हैं, प्रयोग करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ आपको ज़रूर इस निष्कर्ष पर आना चाहिए कि ये संदेहवाचक वाक्य है। संदेहवाचक में ही उत्तर निहित है कि संदेह प्रकट करते हैं या संभावना प्रकट करते हैं, तो उन वाक्यों को हम लोग अर्थ के आधार पर 7वां बिंदु संदेहवाचक वाक्य की कोटि में रखते हैं। उसके बाद मित्रों अगले बिंदु पर ध्यान देंगे हम, 8वां अंतिम वाला, अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार हैं उसमें संकेतवाचक वाक्य, इंडिकेटिव सेंटेंसेस या सेंटेंस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। फिर एक बार दोहराता हूँ, संकेतवाचक वाक्य की परिभाषा, जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उसे या उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेत करना मतलब एक क्रिया होती है, फिर दूसरी क्रिया को निर्भर रहता है और उसको संकेत करता है, मतलब बिल्कुल एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार के शब्द इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इनसे कारण, शर्त आदि का बोध होता है। जैसे प्रश्न बन सकता है यहाँ मित्रों, संकेतवाचक वाक्य का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम यह है,
दूसरा नाम डैश है। तो 4 विकल्प होते हैं, तो वहाँ संकेतवाचक वाक्य चयन करना होगा। तो इस प्रकार बना सकते हैं। हेतुवाचक वाक्य इसको कहते हैं। फिर उल्टा, तो संकेतवाचक का दूसरा नाम है हेतुवाचक वाक्य। जैसे संकेतवाचक या हेतुवाचक वाक्य में जैसे कारण होते हैं, कभी कभी शर्त अंकित करने वाले, शर्त बताने वाले अर्थ निहित होता है इस प्रकार के वाक्यों में। तो इस प्रकार बोध कराता है। जैसे उदाहरण देखिएगा यहाँ संकेतवाचक वाक्य या हेतुवाचक वाक्य के अंतर्गत पहला वाक्य देखिए, वर्षा होती फसल अच्छी होती। मतलब एक क्रिया है, वर्षा होती, होती क्या है, एक क्रिया है। तो फिर फसल अच्छी होती, अच्छी होती दूसरी क्रिया है। तो इस प्रकार वर्षा होती क्रिया जो है तो फसल अच्छी होती क्रिया पर निर्भर होता है, इसलिए हम संकेतवाचक या हेतुवाचक कहते हैं इस प्रकार के वाक्यों को। उसके बाद आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती। तो अगर आप आते ये क्रिया है, फिर मुसीबत आती, तो दूसरी क्रिया पर यह क्रिया निर्भर होता है। इसलिए तो दोनों में से किसी एक का लोप है तो वाक्य अधूरा हो जाता है। फिर इसी तरह मित्रों ध्यान दीजिए, तीसरा वाक्य, यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। तो इस प्रकार के वाक्य में छुट्टियां हुई या हुई तो हम जाएंगे, मतलब हुई एक क्रिया है तो जाएंगे दूसरी क्रिया है। इस प्रकार यहाँ पर्दे पर देख सकते हैं आप कर्सर को, या एरो देखिए, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। होती क्रिया जो है यहाँ अच्छी होती क्रिया पर निर्भर होता है। फिर यहाँ आप आते, आते एक क्रिया है, फिर यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्रिया पर निर्भर है। फिर छुट्टियाँ हुई, हुई क्रिया जो है अवश्य जाएंगे क्रिया पर निर्भर होता है। इसलिए इस तरह के जितने भी शब्द वाक्य हैं, तो इस तरह के वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य या हेतुवाचक वाक्य कहते हैं। तो उसके बाद रचना के आधार पर वाक्यों के संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मित्रों आपको पहले ही बताया था कि वाक्यों के भेद जो हैं अर्थ के आधार पर 8 प्रकार है, फिर रचना के आधार पर या रचना की दृष्टि से 3 प्रकार हैं। इससे पहले ही बताया था, फिर भी एक बार दोहरा रहा हूँ कि सरल वाक्य या साधारण वाक्य जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो उसके बाद दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य जिसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं अंग्रेजी में। फिर मित्रों अंतिम वाला है मिश्रित वाक्य जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो इस प्रकार 3 वाक्य हैं रचना की दृष्टि से या रचना के आधार पर। तो फिर एक एक प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ एक है सरल या साधारण वाक्य जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसकी परिभाषा पर ध्यान दें। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य भी कहते हैं। मित्रों परीक्षार्थी ध्यान दें यहाँ। तो जिन वाक्यों में या किसी एक वाक्य में हम पढ़ते हैं कि मुख्य क्रिया हो, मुख्य रूप से एक ही क्रिया हो, इस तरह के वाक्यों को हम लोग सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। दो नाम हैं सरल वाक्य के लिए। साधारण वाक्य भी दे सकता है, सिंपल सेंटेंस अंग्रेजी में कहते हैं जिसे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। उदाहरण देखिएगा, पानी बरस रहा है। जैसे पीले रंग में शब्द दिए गए हैं तो उन पर ध्यान दीजिएगा, वह सरल वाक्य के शब्द हैं। तो बरस रहा है मतलब एक क्रिया है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए, वाक्य बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ खेल रहे हैं जो है एक ही क्रिया है। शिकारी ने वन में अपनी बंदूक से एक बड़ा जंगली सुअर मारा जो है क्रिया है, इसलिए इसको हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है कोई सरल वाक्य को लेकर, पानी बरस रहा है, या इसी रूप में, या हम समझते हैं कि एक ही क्रिया है तो वाक्य छोटा होता है,
ऐसा कभी कभी हम गलत धारणा रखते हैं मन में। छोटा है तो वो सरल वाक्य है। तो कई लोग पूछते हैं तो चर्चा में अभी आई है, लेकिन वाक्य बड़ी हो या छोटी हो उससे कुछ मतलब नहीं है, उसमें क्रिया से मतलब है। जिन वाक्यों में क्रिया है वो सरल या साधारण वाक्य है। तो अंतिम वाक्य देखिए, वाक्य बहुत बड़ा है। शिकारी ने वन में अपनी बंदूक से एक बड़ा जंगली सुअर मारा। तो मारा से तात्पर्य है। उसके बाद मोहन पुस्तकें खरीदकर घर से हुआ आपके पास पहुंचेगा। तो पहुंचेगा जो है क्रिया है, इसलिए यहाँ प्रस्तुत वाक्य को हम लोग सरल वाक्य या साधारण वाक्य की कोटि में रखते हैं। उसके बाद मित्रों ध्यान दें, इन वाक्यों में मतलब जितने भी उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया मैं, तो इन वाक्यों में मुख्य क्रिया एक ही है, जैसे कि नीले रंग में छपे शब्दों से स्पष्ट है। तो आपको पहले ही पता था कि ये नीले रंग के जितने भी शब्द हैं वो क्रिया को सूचित करते हैं। उसके बाद सरल वाक्य में वाक्यों का आकार छोटे बड़े होने पर भी रचना की दृष्टि से ये वाक्य सरल या साधारण वाक्य हैं या सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे मित्रों अभी अभी बता रहा था कि वाक्य बहुत बड़ा देता है, फिर भी उसमें एक ही क्रिया निहित होता है, इसलिए वाक्य पढ़िए, उसमें क्रियाओं पर ध्यान दीजिए। मतलब सरल या साधारण वाक्य पहचानने की एक ही शब्द है क्रिया, तो क्रिया पर ध्यान दीजिए। तो जब आप चांटते हैं विकल्प का जब चयन करते हैं तो प्रश्न में जो वाक्य दिया गया है तो वाक्य बार बार पढ़िएगा, अर्थ ग्रहण करते हुए उसमें क्रिया है या नहीं। सबसे पहले वह निष्कर्ष पर आ जाइए कि क्रिया कितने हैं, या फिर आगे चलकर दो प्रकार जब बताऊंगा तो एक एक विकल्प को हम चांट सकते हैं, आराम से चांट कर सही विकल्प का चयन कर सकते हैं बिना किसी झिझकता से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरल या साधारण वाक्य से संबंधित एक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। डाक गाड़ी आने पर सवारी गाड़ी छूटेगी, वाक्य पहचानिए। तो उदाहरण के तौर पर एक नमूना प्रश्न सामने प्रस्तुत है। तो संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, कोई नहीं। आपको सरल वाक्य नहीं है विकल्प में, लेकिन उसका दूसरा नाम साधारण वाक्य है, वह दिया गया है। कर्सर को देखिएगा आप लोग, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि साधारण वाक्य सरल वाक्य का दूसरा नाम है। तो इसलिए मित्रों तीसरा विकल्प जो है यहाँ इस प्रश्न में सही विकल्प है। उसके बाद और एक प्रश्न है, उसे अपनी कमी पूरी करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, डैश वाक्य है। तो आराम से आप चयन कर सकते हैं। अभी अभी बताया था कि इसमें कमी पूरी करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, तो यहाँ क्रिया है पड़ेगी। तो इसमें सरल वाक्य या साधारण वाक्य चयन करना है। तो देखिए पहला विकल्प संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संदेह वाक्य, फिर चौथा है कोई नहीं। फिर सही विकल्प क्या होगा यहाँ? चौथा कोई नहीं, क्योंकि यह वाक्य जो है सरल या साधारण वाक्य है। तो कर्सर देखिए सरल या साधारण विकल्पों में नहीं है, तो कोई नहीं विकल्प चयन करना होगा। उसके बाद दूसरा बिंदु है संयुक्त वाक्य, जिसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो मित्रों इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक या समानाधिकरण, जिसे हम योजक कहते हैं, अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं, तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मतलब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, वे उपवाक्य जो हैं समुच्चय बोधक या समानाधिकरण योजक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं। मतलब योजक अव्यय शब्द से जब जुड़े होते हैं, उन शब्दों को, उस शब्द को हम संयुक्त वाक्य या कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे इस तरह के शब्दों में मित्रों ध्यान दीजिए, पीले रंग के जो यहाँ
आपके पर्दे पर देख रहे हैं और, एवं, तथा, या, वा, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु आदि समानाधिकरण योजक होते हैं। तो ये उदाहरण है आपके लिए। तो इस प्रकार के शब्द जब दो उपवाक्यों के बीच में, परिभाषा फिर एक बार देखिएगा, तो समुच्चय बोधक या समानाधिकरण योजक कहते हैं ये पीले रंग के जितने भी शब्द हैं। तो यहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्यों के किसी समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। जैसे उदाहरण भी प्रस्तुत करूँगा आपके सामने। तो ये आप पर्दे पर देखिएगा, ये है समानाधिकरण या समुच्चय बोधक योजक कहते हैं ये पीले रंग के शब्दों को। तो मित्रों उदाहरण देखिएगा, इधर अध्यापक पहुँचे और उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे। तो यहाँ क्या है, यह दो उपवाक्य है। यहाँ पहले इधर अध्यापक पहुँचे और के बाद जो है वो एक उपवाक्य है। तो दो उपवाक्यों को और जोड़ता है। और क्या है यहाँ, समानाधिकरण योजक या समुच्चय बोधक योजक। तो इस प्रकार प्रत्येक वाक्य में आपको और, किंतु जैसे समानाधिकरण योजक शब्दों को ध्यान रखना होगा। तो तभी आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। हमने सुबह शाम तक बाजार में घूमे किंतु काम नहीं बना। तो इस प्रकार जो वाक्य है तो दो उपवाक्यों को जोड़ता है, मेल करता है किंतु। तो इस प्रकार और, किंतु जैसे अव्यय जो हैं संयुक्त वाक्य को बनाता है, उन वाक्यों को हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो आप कुछ पिएंगे या आपके लिए भोजन ले आऊँगा। तो इस प्रकार वाक्य जो है संयुक्त वाक्य कहलाता है। आप कुछ पिएंगे या आपके लिए भोजन ले आऊँगा, मतलब यहाँ ऑफर कर रहे हैं कि पहला जो है वह उपवाक्य है, फिर उसको या अव्यय या योजक जोड़ता है, इसलिए इसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसके बाद और एक वाक्य है, समय बहुत खराब है इसलिए देखभाल कर चलना चाहिए। तो यहाँ दो उपवाक्यों को जोड़ता है। एक उपवाक्य है यह है, समय बहुत खराब है, फिर यह देखभाल कर चलना चाहिए। दो उपवाक्यों को इसलिए योजक जोड़ता है। तो पर्दे पर देखिएगा, इससे संबंधित एक प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ। पृथ्वी गोल है और हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं, वाक्य है। तो यह वाक्य क्या कहलाता है, देखिएगा, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, कोई नहीं। तो सही विकल्प छांटिए। तो संयुक्त वाक्य विकल्पों में नहीं है, इसलिए चौथा विकल्प कोई नहीं छांटना होगा आपको। पर्दे पर देखिए, आपको कर्सर से दिखा रहा हूँ कि यहाँ और योजक जुड़ा हुआ है दो उपवाक्यों के बीच में। तो इसलिए यह वाक्य जो है संयुक्त वाक्य कहलाता है, जो चारों विकल्पों में नहीं है, इसलिए चौथा विकल्प चयन करना होगा। उसके बाद और एक शब्द है, वह छात्रावास में रहता था और चाहता था कि उसे प्रथम श्रेणी प्राप्त हो, डैश वाक्य है। तो इसमें भी चार वाक्य देखिए, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, कोई नहीं। तो यह और योजक जुड़ा है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। तो चारों विकल्पों में यह नहीं है, इसलिए कोई नहीं विकल्प चयन करना होगा। उसके बाद और एक प्रश्न है, तो काम पूरा कर आओ नहीं तो जुर्माना होगा। यहाँ पर अर्थनी की त्रुटि है, थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो काम पूरा कर जाओ नहीं तो जुर्माना होगा। तो डैश वाक्य है, तो एक संयुक्त वाक्य विकल्प, दूसरा है सरल वाक्य, तीसरा है साधारण वाक्य, चौथा है मिश्र वाक्य। यहाँ तो योजक जुड़ा है,
इसलिए शर्त है यहाँ, तो इसलिए संयुक्त वाक्य कहलाता है। हम चाटना है पहला विकल्प को। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही विकल्प है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तीसरा प्रकार रचना की दृष्टि से, जिसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसकी परिभाषा: जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मित्रों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, उसके बाद उन उपवाक्यों में एक प्रधान तथा अन्य गौण होते हैं। चाहे अभी हम संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य देखें हैं, तो कभी कभी हमको वाक्य में 2 से अधिक उपवाक्य देखने को मिलता है। तब 2 से अधिक जितने भी हो, 3 या 4 उपवाक्य होते हैं, लेकिन उन उपवाक्यों में एक उपवाक्य जो है मुख्य रूप से होता है, प्राथमिक रूप से होता है। बाकी जो जितने भी हैं वो गौण रूप से, सेकेंडरी जिसे कहते हैं, सेकेंडरी मतलब गौण रूप से होते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम मिश्रित वाक्य या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो ध्यान दीजिए परिभाषा में फिर एक बार दोहराता हूँ कि एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, उनमें एक प्रधान तथा अन्य गौण होते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम लोग मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। ये यदि, तो, जैसा, वैसा, क्यों, इसलिए, यद्यपि, तथापि, कि आदि से जुड़े होते हैं। फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, देखिएगा। मिश्रित वाक्य पहचानने के लिए एक तरीका है। आप पर्दे पर देखिएगा एक एक शब्द। इस प्रकार के शब्द अक्सर प्रयोग होते हैं मिश्रित वाक्यों में। तो यदि प्रयोग हुआ है तो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। तो कभी कभी वाक्यों में तो प्रयोग होता है, जैसा वैसा भी प्रयोग होता है, क्योंकि भी प्रयोग होता है, इसलिए, यद्यपि, तथापि, कि आदि से जुड़े होते हैं। इसलिए ये इस प्रकार के वाक्यों को हम लोग मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो मित्रों यहाँ बिल्कुल ध्यान देने की बात है कि सटीक रूप से आप लोग संयुक्त वाक्य के सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य की जगह आप लोग अगर कुछ शब्दों को मतलब अंकित करने के लिए हिंट्स जो कहते हैं हम लोग, तो हिंट्स के लिए सरल वाक्य में क्रिया, संयुक्त वाक्य में योजक शब्द होते हैं। फिर यहाँ आप लोग यहाँ मिश्रित वाक्य में आने से आपको कुछ इस प्रकार के शब्द आते हैं जो 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं। वो एक प्रधान वाक्य, दूसरा जो है 2 या 3 गौण रूप से वाक्य होते हैं। तो उसके बाद मिश्रित वाक्य में जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे, उदाहरणतया मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। तो एक वाक्य गौण है, एक वाक्य प्रधान है। तो पीले रंग में जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये प्रधान उपवाक्य कहलाता है। इसलिए यह वाक्य जो है मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। उसके बाद और एक वाक्य आपके सामने प्रस्तुत है, देखिए। संतोष जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। तो इसमें जो गांधी गली में रहता है मुख्य वाक्य है इधर उपवाक्य के रूप में। तो मित्रों मुख्य वाक्य जिस वाक्य में डोमिनेट करता है मतलब प्रधान बन जाता है तो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखिएगा। यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो मित्रों जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, पीले रंग के जो वाक्य है उसको उपवाक्य कहते हैं। तो यह उपवाक्य जो है मुख्य है और प्रधान है। इन वाक्यों में नीले रंग के जो शब्द हैं गौण वाक्य हैं, तो और दूसरा अंश प्रधान वाक्य। अतः ये सभी मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं।
उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न देखिएगा, तुलसीदास जी ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, डैश वाक्य है। फिर एक बार दोहराता हूँ, प्रश्न देखिएगा मित्रों, तुलसीदास जी ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, डैश वाक्य है। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य। तो इस प्रकार 4 दिया गया है, यहाँ आराम से आप लोग चांट सकते हैं। तो तीसरा विकल्प जो है मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। तो आप पढ़ते समय उसमें प्रधान उपवाक्य कहाँ है, किस वाक्य में क्रिया प्रधानता है, किस वाक्य में योजक अव्यय हैं, योजक अवयवों की प्रधानता है। तो इस प्रकार अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको अत्यंत आसान होगा। उसके बाद और एक प्रश्न देखिए, यह वही लड़का है जो बहुत बीमार हो गया था, डैश वाक्य है। तो यहाँ मित्रों यह वही लड़का है जो बहुत बीमार हो गया था। तो यहाँ 4 विकल्प हैं, आराम से आप चांट सकते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, कोई नहीं। तो तीसरा जो विकल्प है उसको चांटना होगा कि क्योंकि इसमें वाक्य उपवाक्य प्रधानता है, तो इसलिए मिश्र वाक्य चयन करना है। उसके बाद वे दिन लौटे नहीं जो बीत गए, एक ही मात्रा है, वर्तनी की त्रुटि है यहाँ। तो वे दिन लौटे नहीं जो बीत गए, डैश वाक्य है। तो जो शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है, इसलिए मिश्रित वाक्य के रूप में हम लोग चयन कर सकते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र, कोई नहीं, चारों में आप लोग तीसरा जो विकल्प है, कर्सर को देखिएगा यहाँ बाण या एरो मार्क को, तो मिश्र वाक्य सही विकल्प है। उसके बाद आशा की मुझे नौकरी मिलेगी, डैश वाक्य है। तो आशा है कि मुझे नौकरी मिलेगी, तो है छूट गया है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, कोई नहीं। तो यहाँ दूसरा विकल्प जो है उसको चयन करना होगा, क्योंकि की जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यह मिश्रित वाक्य है। उसके बाद मित्रों, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि मिश्रित वाक्य की जो परिभाषा है, तो परिभाषा के अंतर्गत हम लोग बता दिए कि उपवाक्य, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों, जैसे उपवाक्य जो हम यहाँ प्रयोग किए हैं, तो अभी हम विचार करेंगे और जानेंगे कि उपवाक्य क्या है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे उपवाक्य के संदर्भ में। तो उपवाक्य की परिभाषा देखिए, मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले गौण उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। जैसे जो उपवाक्य हम बार बार कह रहे हैं कि मिश्र वाक्य के अंतर्गत, तो मिश्र वाक्य की परिभाषा के अंतर्गत हम कह रहे हैं कि 2 से अधिक जो उपवाक्य होते हैं, उन उपवाक्यों में एक उपवाक्य जो है मुख्य होता है, प्रधान होता है, बाकी जो हैं गौण होते हैं। तो इस तरह के वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। लेकिन उपवाक्य क्या है, इसके बारे में, उपवाक्य के भेद क्या है, उसको हम चर्चा करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि उपवाक्यों में मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। तो पहला है संज्ञा उपवाक्य, जिसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। दूसरा है विशेषण उपवाक्य, इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य, एडवर्बियल क्लॉज कहते हैं। तो मित्रों फिर एक बार दोहराता हूँ, तो उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अभी हम एक एक उपवाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला है संज्ञा उपवाक्य, जिसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। देखिए, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा
पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो उससे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे जो उपवाक्य मतलब जिस उपवाक्य में प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे उपवाक्य प्रधान वाक्य की संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयोग होना चाहिए। तो जो हम संज्ञा उपवाक्य उस उपवाक्य को कहते हैं जो मिश्र वाक्य के अंतर्गत जहाँ संज्ञा पदबंध स्थान है वहाँ अगर यह उपवाक्य प्रयोग हुआ है उसको हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। तो पीले रंग में जो वाक्य हैं यहाँ पर्दे पर देख रहे हैं, तो पीले रंग के वाक्य जो हैं वाक्य में संज्ञा उपवाक्य के स्थान पर प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं, नाउन क्लॉज कहते हैं। उसके बाद संज्ञा उपवाक्य में हम लड़ाई नहीं चाहते हैं उपवाक्य राम ने कहा कि उपवाक्य के कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए इसको हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। तो यहाँ कभी कभी प्रश्न देता है कि ये वाक्य प्रयोग करके राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, प्रश्न के रूप में बनाता है। तो बनाकर 4 विकल्प देते हैं नीचे, फिर वहाँ 4 विकल्पों में आपको चांटना होगा कि संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, कोई नहीं। इस प्रकार 4 उपवाक्य होते हैं, तो आपको चांटना होगा कि यह संज्ञा उपवाक्य है। उसके बाद अतः यह संज्ञा उपवाक्य है। तो अन्य उदाहरण देखिएगा यहाँ, तो इस प्रकार छात्र जानता है कि परिश्रम करना कठिन है, तो यह भी संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। तो उसके बाद नीचे देखिएगा माता की इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बने। तो यहाँ भी मित्रों प्रश्न बना सकता है कि फिर एक बार दोहराता हूँ कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, जैसे यहाँ भी छात्र जानता है, उसके बाद माता की इच्छा थी। इस प्रकार 2 जो हैं उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो राम ने कहा कि उपवाक्य के कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। उसके बाद विशेषण उपवाक्य, तो दूसरा है उपवाक्य के अंतर्गत विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे मित्रों उपवाक्य की परिभाषा के अंतर्गत आप लोग देखिएगा इधर पर्दे पर, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे आश्रित हो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की जो भी संज्ञा या सर्वनाम है तो उसकी विशेषता बताता है। जो किसी वाक्य में जरूर कोई संज्ञा या सर्वनाम होता है, तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्य की प्रधानता अगर उस उपवाक्य में है तो उसको हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे मित्रों यहाँ परिभाषा जो दिया है, इसको लेकर कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे डैश कहते हैं। तो वहाँ आपको नीचे 4 विकल्प होते हैं, तो 4 विकल्पों में संज्ञा विशेषण उपवाक्य होगा, विशेषण उपवाक्य होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा, चौथा है कोई नहीं। तो वहाँ आप लोग चांटना होगा कि विशेषण उपवाक्य चयन करना होगा, चांटना होगा। तो मित्रों इस प्रकार प्रत्येक परिभाषा में जितने भी शब्द प्रयोग होते हैं तो उन शब्दों को पकड़िए। मैं फिर भी दोहरा रहा हूँ कि जब व्याकरण पढ़ते हैं तो परिभाषा पढ़ना है जरूर, परिभाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए हमारे पास। तो प्रत्येक परिभाषा में उस
जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, परिभाषा पुष्टि कर रही है जिस विषय के बारे में, तो उसके सामने आप लोग उन शब्दों को चांटिए, मतलब लिखिए, तो दोनों को सुमेलित कीजिए। मेल करते हुए पढ़ेंगे तो विशेषण उपवाक्य में ये शब्द आते हैं, ये परिभाषा है इसकी। विशेषण उपवाक्य के उदाहरण देखिए, जिसे यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। तो यहाँ आप देखने से मालूम होगा कि आश्रित उपवाक्य की प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो विशेषण उपवाक्य कहलाता है। यह क्या है? यहाँ सर्वनाम है, तो सर्वनाम की जो विशेषता बता रहा है क्या है? जिसने कल चोरी की थी। तो विशेषण के रूप में हम लोग इसको विशेषण उपवाक्य कहते हैं, तो आदमी है। तो उसके बाद जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। तो इसमें भी मतलब जो सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट कर रहा है वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे इस संदर्भ को लेकर कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाक्य दिया जाता है। कैसे वाक्य? अभी आपके सामने प्रस्तुत किया था कि जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है, यह एक वाक्य है। तो वाक्य के नीचे आपको 4 विकल्प होते हैं कि विशेषण उपवाक्य, संज्ञा विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार 4 विकल्प होते हैं। इन विकल्पों में आप विशेषण उपवाक्य विकल्प चयन करना होगा। तो इस प्रकार बिल्कुल दुविधा में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ते हुए, समझते हुए, अध्ययन करते हुए, अभ्यास करते हुए अगर आप प्रश्न के रूप में करेंगे तो आसान बनेगा व्याकरण। उसके बाद विशेषण उपवाक्य, जैसे इन वाक्यों में जिसने कल चोरी की थी और जो मेहनत करता है, ऐसे आश्रित उपवाक्य हैं जो क्रमशः आदमी, संज्ञा तथा उसे सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं। मित्रों, अभी दोहराया था कि जो भी 2 उदाहरण वाक्य आपके सामने प्रस्तुत किया था मैं, पर्दे पर देखिएगा यहाँ जिसने कल चोरी की थी, उसके बाद जो मेहनत करता है, 2 वाक्यों में ये प्रधान वाक्य हैं। तो इन वाक्यों की आश्रित उपवाक्य हैं। तो ये आश्रित उपवाक्य क्रमशः आदमी मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बता रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो विशेषताएं बता रहे हैं। तो आदमी क्या कर रहा था? चोरी कर रहा था। तो यहाँ व्यक्ति क्या कर रहा था? मेहनत कर रहा था। तो ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है। तो इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ सर्वनाम के जो, जिसने, जिसे, जहाँ, जिससे, जिसको, जिनके लिए आदि से होता है। तो विशेषण उपवाक्य कैसे पहचाने? तो मित्रों ध्यान दें, हम पहले चर्चा किए वाक्य क्या है, वाक्य के घटक क्या है, वाक्य के गुण क्या हैं, वाक्य के भेद क्या है। तो इस प्रकार एक एक क्रम में हम आ रहे हैं, मतलब वाक्य से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो सरल वाक्य पहचान सकते हैं, संयुक्त वाक्य पहचान सकते हैं, उसके बाद मिश्रित वाक्य भी पहचान सकते हैं। अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार हैं तो उसको पहचानने भी उतना कठिनाई भी नहीं है। फिर धीरे धीरे थोड़ा कठिन महसूस करने की जो उपवाक्य हैं, तो उपवाक्य के संदर्भ में हम लोग ये 3 मुख्य भेद या प्रकार है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा ट्रिक भी कह सकते हैं हम लोग, इस प्रकार के वाक्यों को कैसे पहचानें, जैसे विशेषण उपवाक्यों को कैसे पहचानें। तो पहचानने के लिए कुछ शब्द आपके सामने पर्दे पर प्रस्तुत है। तो यहाँ आपको जो, जिसने, जिसे, जहाँ, जिससे, जिसको, जिनके लिए,
आदि इन शब्दों के द्वारा मुख्य रूप से आपके सामने जो प्रस्तुत किया था पूरा हम चांट करके, पुराने प्रश्न पत्रों को चांट करके इन शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये इन शब्दों से कई बार प्रश्न पूछे गए। तो इन शब्दों से जो शब्द शुरू होता है, प्रारंभ होता है, तो इस प्रकार के शब्द विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं, जो जिसने, जहाँ, जिससे, जिसको, जिसके लिए, इस प्रकार के शब्द। उसके बाद तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो उपवाक्य के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे कि तीन मुख्य रूप से हैं, फिर एक बार दोहराऊंगा आपको। पहला है संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य में जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। फिर दूसरा है विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो मित्रों, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, तीसरा अंतिम बिंदु है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिस उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है, अर्थात जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो मित्रों, फिर एक बार क्रिया विशेषण उपवाक्य की परिभाषा पढ़ूंगा। जिस उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति, मतलब क्रिया विशेषण के अलावा किया जाता है, अर्थात जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की, मतलब प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यहाँ क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य अंतर्गत क्या है, क्रिया की विशेषता बताता है। प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो एक उदाहरण देखिए, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब तुम स्टेशन पर पहुँचे तब मैं घर से चला। यदि नहीं आता तो चुप रहना चाहिए। जब तुम स्टेशन पर पहुँचे तब मैं घर से चला जाता। इस वाक्य में क्या है, उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की, जो प्रधान उपवाक्य है उसमें क्रिया निहित होती है, तो उस क्रिया की विशेषता इस उदाहरण में बताया जा रहा है। इसलिए इस प्रकार के वाक्यों को हम लोग क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। फिर एक बार दूसरा वाक्य देखिएगा, यदि नहीं आता तो चुप रहना चाहिए। तो इस प्रकार का वाक्य में आप देखिएगा कि जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की जो विशेषता बताया जा रहा है, ये वाक्य जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। तो दो उदाहरण हो गए। उसके बाद उपवाक्य, इन वाक्यों में जब तुम स्टेशन पर पहुँचे और यदि नहीं आता शब्द मुख्य उपवाक्यों की क्रियाओं जैसे चलना, चुप रहना की विशेषताएं, मतलब समय और शर्त बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ तो जो आपके सामने दो वाक्य प्रस्तुत किया था, इन वाक्यों में जब तुम स्टेशन पर पहुँचे, यह वाक्य देखिए, जब तुम स्टेशन पर पहुँचे, उसके बाद यदि नहीं आता, दूसरे वाक्य में देखिए, यदि नहीं आता शब्द मुख्य उपवाक्यों की क्रियाओं, जो मुख्य उपवाक्यों की क्रियाएं हैं, चलना, चुप रहना की विशेषताएं जैसे समय और शर्त बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार उपवाक्य की समीक्षा कर सकते हैं हम लोग उदाहरण को लेकर। जैसे मैं आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ उदाहरण दें। सबसे पहले परिभाषा के बाद उदाहरण,
उदाहरण के बाद हम उदाहरण से संबंधित विश्लेषण तो या समीक्षा। तो हम भाषा शिक्षण के अंतर्गत सबसे पहले उदाहरण देते हैं, उसके बाद उसकी विश्लेषण या समीक्षा करते हुए परिभाषा निकालते हैं। लेकिन यहाँ समझने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम है, इसलिए आपको सबसे पहले परिभाषा प्रस्तुत करके उसके बाद उदाहरण के बाद समीक्षा। तो समीक्षा को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। आप लोग भी पढ़ते समय इसी प्रकार किस शब्द को हम किस प्रकार विश्लेषण करना है, समीक्षा करने से जल्दी समझेंगे, तो उसी तरह आप लोग मेहनत कीजिए। उसके बाद क्रिया विशेषण उपवाक्य के 5 भेद होते हैं। मित्रों, अभी आपको आपसे बता रहा था कि उपवाक्य के 3 मुख्य भेद हैं, उसमें अंतिम भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इस तरह के उपवाक्य 5 भेद होते हैं। पहला है काल सूचक उपवाक्य, उसके बाद स्थानवाचक उपवाक्य, तीसरा है रीतिवाचक उपवाक्य, चौथा है परिमाणवाचक उपवाक्य, पांचवा है परिणाम तथा हेतुसूचक उपवाक्य। तो इस प्रकार 5 वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेदों के अंतर्गत आते हैं। तो पहला है काल सूचक, या ला आया है, वर्तनी त्रुटि है इधर, तो समझ लीजिए कि काल सूचक उपवाक्य है। तो प्रश्न बन सकता है इधर मित्रों, क्रिया विशेषण उपवाक्य के डैश भेद होते हैं। तो इस प्रकार प्रश्नों में जितने भी भेद हैं उसको एक जगह लिखने पर भी कुछ तकलीफ नहीं है। जैसे हम व्याकरण के अंतर्गत जितने भी विषयों के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो किसी में 4 प्रकार होते हैं, किसी में 5 प्रकार होते हैं, किसी में 6 प्रकार, 7 प्रकार, 8 प्रकार होते हैं। तो हम उनको एक जगह लिखने से जल्दी हम कम समय में पुनस्मरण कर सकते हैं। तो उसके बाद आप लोग इस तरह सूची एक बनाइएगा, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, उसके बाद काल, जितने भी व्याकरणिक कोटियां हैं, विकारी अविकारी जो व्याकरण हैं, तो सब एक जितने भी प्रकार हैं, भेद हैं, विभाजन हैं, तो एक सूची में लिखने से कम समय में देखने के लिए मौका मिलेगा। अगर एक टेबल बनाएंगे आप, तो प्रकार लिखिएगा, प्रकार के बाद उसमें जितने भी विभाजन हैं एक कोटि में लिखेंगे तो आपको आसान होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। काल सूचक उपवाक्य का उदाहरण, जब मैं घर पहुंचा वर्षा हो रही थी, ज्यों ही मैं स्कूल से बाहर आया खेल आरंभ हो गया। तो ये जो 2 वाक्य हैं काल सूचक उपवाक्य के उदाहरण हैं। उसके बाद दूसरा है स्थानवाचक उपवाक्य उदाहरण, जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ, एक उदाहरण है। जिधर हम जा रहे हैं उधर आज कोई नहीं गया, इस प्रकार दूसरा उदाहरण है, मतलब स्थान को सूचित करता है यहाँ दूसरा। तीसरा है रीतिवाचक उपवाक्य, मतलब रीति को बताता है, जैसे आपको वैसे करना चाहिए जैसे मैं कहा था, मतलब रीति सूचित कर रहा है। बच्चे वैसे करते हैं जैसे उन्हें सिखाया जाता है, मतलब जिस रीति से हम सिखाएं उसी रीति से बच्चे सीख रहे हैं और अपना रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद चौथा है परिमाणवाचक उपवाक्य, उसने जितना परिश्रम किया उतना ही अच्छा परिणाम मिला, मतलब परिमाण छोटा बड़ा लंबा इस प्रकार हम सूचित कर रहे हैं। परिमाण के रूप में, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, बढ़ना मतलब वो परिमाण है, उसका परिमाण दिखा रहे हैं, वैसे वैसे धूप में खड़े रहना कठिन हो जाएगा। ये 2 क्या हैं, परिमाणवाचक उपवाक्य के लिए उदाहरण है। और 5वां अंतिम बिंदु है परिणाम या हेतु सूचक, परिणाम को बताता है, हेतु को सूचित करता है। जैसे यदि वर्षा अच्छी होती तो उपज बढ़ जाती, मतलब हेतु, उसका परिणाम क्या है, असर क्या है, असर के बारे में बताते हैं ये वाक्य। वह जरूर परिश्रम करेगा ताकि अच्छे अंक ले सके, मतलब उसका असर, उसका परिणाम या निष्कर्ष कह सकते हैं। तो इस निष्कर्ष के वाक्य जो हैं परिणाम या हेतु सूचक वाक्य कहलाते हैं। तो अंतिम है, वह इसलिए आएगा
ताकि आपसे बात कर सके। तो इसमें भी परिणाम या हेतुसूचक अर्थ हैं, तो इसलिए इस प्रकार के वाक्यों को परिणाम या हेतुसूचक वाक्य कहते हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिए, तो जितने भी वाक्यों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कोशिश किया गया है।